प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर युवराज रामडाले। आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो गॉस थ्योरम है उसके एप्लीकेशन से बात करूँगा। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। गॉस थ्योरम के हमने जब प्रूव किया था तो उस समय हमने ये कहा था कि गॉस थ्योरम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में जितना आवेश हो उसके 1/ε0 टाइम्स उससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उसके 1/ε टाइम्स जो होगा उसका फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस का। तो इसके क्लोज सरफेस को हमने गॉसियन सरफेस कहा है। तो आपको इसमें गॉसियन सरफेस को समझना होगा और अगर मान लीजिए क्लोज सरफेस नहीं है तो एक आपको क्लोज सरफेस की कल्पना करनी होगी। जैसे मान लीजिए कि सरफेस कहीं ओपन चार्ज रखा हुआ है तो उस ओपन चार्ज को क्लोज करिए। पहले क्लोज करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और इसी से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी यदि आप करेंगे तो निस्संदेह कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन आपसे न बने, ऐसा नहीं हो सकता। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमें गॉस की थ्योरम पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1/ε0 times of the net charge present inside the closed surface। किसी बंद पृष्ठ के अंदर जितना आवेश हो उस आवेश से 1/ε0 गुना टोटल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से गुजरता है। ये गॉस की थ्योरम है। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और इन एप्लीकेशंस में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस जो आपके 12th के बुक में दिए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, उनके सॉल्यूशंस आपके बुक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज क्या होता है? लाइन चार्ज मीन्स किसी एक इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ली जाए, सीधी अनंत रेखा ली जाए, उस पर मान लिया जाए कि कोई चार्ज है तो उसे हम लाइन चार्ज कहते हैं और उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस लाइन पर एकांक लंबाई पर कितना आवेश है उसको लैम्डा कहा गया। तो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर इंटेंसिटी कितनी होगी? E = λ/2ε0r। ये आपको याद भी होना चाहिए और डिराइव करते भी बनना चाहिए। दूसरी एप्लीकेशन है इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये इनफाइनाइट शीट है जिसको पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इस पर डाला गया है, जिसे हम अनंत आवेशित प्लेट कह सकते हैं। तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। और इसमें फिर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी लें। पी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी? उसका फार्मूला होगा E = σ/2ε0। इसी केस को अगर हम कहें तो ये दो शीट ले रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट्स। ये अगर दो शीट अगर आप लेंगे तो दो शीट से पूरे एरिया को हम तीन पार्ट में बांट लेते हैं। तो इनफाइनाइट शीट्स हैं, इनका एरिया अनंत माना जाएगा। इसमें पहला क्षेत्र यह होगा, दूसरा क्षेत्र यह होगा, तीसरा क्षेत्र, मतलब तीन क्षेत्र, तीन एरिया यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो आपको इसमें इंटेंसिटी E1 होगी, अगर इसमें E2 होगी और इसमें E3 होगी तो इंटेंसिटी का फार्मूला इसी फार्मूले को यूज़ करना है। हमने यहाँ पर प्लेट के राइट साइड में जो भी फील्ड होगा उसको पॉजिटिव ले लिया है और उसके लेफ्ट साइड जो होगा उसको नेगेटिव ले लिया है।
और इस पर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, सिग्मा ए सिग्मा बी जो लिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट नंबर का एरिया जो होगा इन दोनों सेट के लेफ्ट साइड है, तो दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। इसी फार्मूले को उतार दीजिए, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा ए लिया है सिग्मा बी लिया है, ठीक है। और कॉमन माइनस निकाल करके सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अपान टू एप्सिलॉन जीरो। सिमिलरली E2 मतलब सेंटर वाले पर बीच वाला जो एरिया होगा ये इसके राइट साइड है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और ये इसके लेफ्ट साइड है फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो इसलिए फील्ड की जो होगी पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के E2 इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो माइनस सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। कॉमन निकाल करके आप देख लीजिए, सिग्मा ए अपॉन माइनस सिग्मा बी अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। थर्ड एरिया जो है दोनों के राइट साइड होगा, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये प्लस आ जाएगा। और इन केस यदि हम ये ले लें कि सिग्मा ए सिग्मा बी दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल टू इसको सिग्मा मान लिया जाए, तो उस कंडीशन में E1 क्या होगा, E1 होगा दोनों प्लस हो जाएंगे, टू सिग्मा टू से टू कैंसिल माइनस सिग्मा एप्सिलॉन जीरो, ये दोनों सेम होने से जीरो हो जाएगा तो E2 भी जीरो हो जाएगा। और इस थर्ड एरिया में मतलब यहाँ पर फील्ड यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड जीरो होगी, और थर्ड जो होगी वो डबल हो जाएगी, दैट इज सिग्मा प्लस सिग्मा टू से टू कैंसिल, ये पॉजिटिव होगा, फील्ड यहाँ पर जीरो होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा। इस प्रकार से ये दो प्लेट के लिए हम ले सकते हैं। नेक्स्ट एक स्पेशल केसेस इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब आप पढ़ते हैं तो दो प्लेटें ली गई है, उसमें एक को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, दूसरे को माइनस क्यू चार्ज दिया जाता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक पर नेगेटिव होता है। उस कंडीशन में हम उस डेरिवेशन में डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो वो कैसा आता है, देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, दैट इज़ यहाँ पर इसका पॉजिटिव फील्ड होगा और इसके कारण नेगेटिव होगा, लेकिन ये इसके राइट साइड है ये इसके लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो इसके कारण होगा, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो इसके कारण होगा, दोनों प्लस सिग्मा इस पे सिग्मा प्लस है इसमें सिग्मा माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन जीरो मतलब सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपको याद भी रखना है कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो होगी। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल जस्ट मतलब एक कंडक्टिंग सेल है ये, और दूसरी बात यह है कि ये हॉलो यानी कहा जा सकता है कि खोखला गोला जिसकी मोटाई कम हो, मतलब इसलिए सेल वर्ड यूज़ किया गया है। एक पतली चादर का यदि कोई खोखला गोला हो तो उसको हम स्फेरिकल सेल बोलेंगे। अब इसमें देखिए इसमें इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कहाँ पूछी गई है। अगर आउटसाइड पूछी गई है तो P को गोले के बाहर लीजिए स्फेरिकल सेल के, प्लस क्यू चार्ज इस पर दिया गया है तो यहाँ इंटेंसिटी सिंपल ही E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होगी। इसको प्रूव करते समय ये मान लिया जाएगा टोटल चार्ज यदि यहाँ मान लिया जाए प्लस क्यू चार्ज सेंटर ओ पर, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला है, तो इतना ही फार्मूला डेराइव करने पर भी आता है। इन केस अगर मान लीजिए P लाइज ऑन द सरफेस है तो सरफेस पर होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएंगे, आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखते हैं। और इस फार्मूले में यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में इसको कैलकुलेट किया जाए, अगर क्यू चार्ज है इस पर कैपिटल क्यू चार्ज दिया है आपने, तो उस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो सिग्मा डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया मीन्स चार्ज अपॉन एरिया क्यू बाई 4πr², क्यू बाई 4πr² सब रिप्लेस कर दोगे तो इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। और P लाइज इनसाइड दी स्फेरिकल सेल, यदि ये इसके अंदर है पॉइंट P जहाँ आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो उस कंडीशन में E इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज चार्ज अंदर नहीं होता, चार्ज हमेशा सरफेस पर होता है। तो इसलिए सिंस Q इक्वल टू जीरो और Q की वैल्यू जीरो रखेंगे तो E की वैल्यू भी जीरो आएगी। एक ग्राफ से समझ सकते हैं आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। R
डिस्टेंस जो है स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो तो ये सरफेस होगा। सरफेस पर ये फार्मूला आएगा, ये वाला ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, जो मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे बाहर जाएंगे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा आता है। और इनसाइड मतलब ये वाला एरिया हो गया, तो इनसाइड ई की वैल्यू कितनी होती, जीरो होती। तो ये कर्व इस तरीके से होता है। और यदि अगले केस में हम ये लें, ये स्फेरिकल सेल था, अगर हम नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ना लेकर के स्फेयर ले लेते हैं, ठोस कुचालक गोला ले लिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस समय क्या होता है कि ये नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया में होगा, अंदर पूरे वॉल्यूम में होगा, मतलब अब सरफेस पर चार्ज नहीं रहेगा, अंदर तक चार्ज पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में ये तीनों केसेस चेंज हो जाएंगे। आउटर केस में आर डिस्टेंस ली है, यदि पी आउट पर है, बाहर है, तो समय वही फार्मूला होगा, क्योंकि टोटल चार्ज इसके लिए, इस पॉइंट के लिए सेम माना जाएगा क्यू। और इसको इन केस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज़ कर लोगे आप, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है रो इक्वल टू चार्ज अपान वॉल्यूम। चार्ज है क्यू, और इस स्फेरिकल से नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगी। तो चार्ज अपान वॉल्यूम से सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो रो के टर्म में फार्मूला आ जाएगा ई इक्वल टू रो आर क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। ये फार्मूला और ये फार्मूला एक ही फार्मूला है, इसमें क्यू के टर्म में है और ये रो के टर्म में। अब जब ऑन द सरफेस लेंगे, पी को यदि मान लीजिए यहाँ मान लिया जाए, तो उस कंडीशन में स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये फार्मूले में आर स्क्वायर आर क्यूब से कैंसिल, कैपिटल आर बचेगा, और ये वैल्यू इस समय मैक्सिमम होगी, ये ग्राफ में देख लीजिए मैक्सिमम होगी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर। और थर्ड केस जो होगा, पी इनसाइड दी स्फेयर होगा, पी लाइज इनसाइड द स्फेयर, देन स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी होगी, अंदर कहीं पॉइंट होगा, तो उस समय चार्ज क्यू नहीं होगा, चार्ज की वैल्यू अंदर कम होगी, जीरो नहीं होगी इस केस में, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। तो उस समय चार्ज का कैलकुलेशन निकाला जाएगा, क्यू डैश अंदर कितना चार्ज है, और उससे डिराइव किया जाएगा। तो फार्मूला आ जाएगा, ये वैल्यूज पुट करेंगे, आ जाएगा ई इक्वल टू रो आर अपान 3 एप्सिलॉन जीरो, यानी कैपिटल आर को यहाँ स्मॉल आर से रिप्लेस हुआ है। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसको अपन। तो इस समय देखिए ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, स्मॉल आर। ये देखिए प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद में ई इक्वल टू रो आर अपान 3 एप्सिलॉन जीरो, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ये आर नीचे है आर स्क्वायर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ये होता है। तो इस केस में ग्राफ इस तरीके से बना होगा, ई आर ग्राफ। तो ये एक इम्पोर्टेंट था। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम में कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ एल, द फ्लक्स पासिंग थ्रू फेस ए बी सी डी इज। सबसे पहली बात, एक क्यूब है, एक काल्पनिक क्यूब लिया जाए है, एक एज्यूम कर लो कि क्यूब है, और इसके अंदर सेंटर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो टोटल इस क्यूब का फ्लक्स कितना होता है? टोटल फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम से क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो टोटल। और इसको पूछा गया है ए बी सी डी फ्लक्स, ए बी सी डी से कितना क्रॉस होगा। एक फेस, पूरे क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, और 6 से अगर हम 6 फेस से इतना फ्लक्स जाता हो तो 1 फेस से कितना जाएगा? 1/6, 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। एक और क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ाया है, इफ अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस एल फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर ओ, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द ए बी सी डी। इसी से पूछा है, बशर्ते कि एक चार्ज यहाँ क्यू था, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है जो इतने ही डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस यहाँ ली है, मतलब ये भी एल है तो ये वाली एल है, तो दैट इज ये भी सेम डिस्टेंस होगी। इस फेस से प्लस क्यू चार्ज इधर होगा, प्लस क्यू चार्ज इधर होगा। तो अब आप देखिए, हमेशा लाइंस जो होती हैं प्लस क्यू चार्ज से बाहर निकलती हैं, तो इससे लाइंस बाहर निकलेगी, लाइंस ऑफ फोर्सेस, और सेम टू सेम इस चार्ज से भी लाइन निकलेगी इस तरफ।
दोनों जितनी लाइंस इधर पास होगी उतनी लाइन इधर पास होगी, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। जो फ्लक्स होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दैट इज इससे गुजरने वाला, इससे क्रॉस जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स इसका होगा उतना ही फ्लक्स इसका कितना होगा 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, इसका कितना होगा 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, दैट इज दोनों इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज नेट फ्लक्स कितना होगा जीरो होगा। और एक बात है कि केवल इसी फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसी फेस की जगह बाकी किसी और की भी बात करेंगे, टोटल क्यूब का भी जो नेट फ्लक्स होगा इस केस में जीरो होगा, क्योंकि एक क्यूब आप इधर ही बना सकते हैं सेम टू सेम, इसका फ्लक्स होगा इतना, इसका फ्लक्स इतना होगा, और अपोजिट इक्वल होने का नेट फ्लक्स कितना होगा जीरो होगा। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किए हुए हैं, ज़रा देखें। मैंने क्या किया है, क्यूब लिया है सेम टू सेम पुराने क्वेश्चन समान, और उसके सेंटर पर मैंने रखा था, तो पिछला क्वेश्चन वही था। मैंने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में पूछा है हर बार। पहला क्वेश्चन ये है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, अगर हम ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा, गॉस थ्योरम के अनुसार कितना जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ये गॉस थ्योरम कहती है कि क्लोज सरफेस होना जरूरी है, इसको गासियन सरफेस भी कहा जाता है। तो गासियन सरफेस पूरा क्यूब का सरफेस हो जाएगा, और अंदर अगर मान लीजिए क्यू चार्ज है तो डेट इज टोटल फ्लक्स कितना होगा क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन जीरो, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने इसी को किया है पिछले क्वेश्चन के समान, द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द, अब ये वन फ्लैश ये वाला हो गया, तो फिर से वही बताया मैंने कि इसके टोटल फेसेस 6 हैं, तो 1 से कितना होगा 1/6, तो Q इक्वल टू 1/6 एप्सिलॉन जीरो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये चार्ज प्लस Q जो था सेंटर पे था, अब इसी क्यूब के ऊपर मैंने टॉप पे रख दिया है, टॉप ऑफ द क्यूब। यदि चार्ज इस टॉप पर रखेंगे तो इस क्यूब से द फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन क्यूब, इसी क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, गॉस थ्योरम तब लागू होती है जब चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस हो, यानी एक आपको गॉसियन सरफेस तैयार करना पड़ेगा, वो क्लोज होना चाहिए। अब ये टॉप पे आ गया तो दैट इज क्लोज सरफेस नहीं है। अगर इसके ठीक ऊपर एक और क्यूब रख दें हम यहाँ पर ऐसा ही, अब ये दोनों क्यूब को अगर ध्यान से देंगे तो अब उसके बीच में आ गया ये चार्ज, दैट इज अब इनसाइड दी क्लोज्ड एरिया हो गया। अब आप देखिए कि चूंकि दो क्यूब से मिलकर के गॉसियन सरफेस बनी है, तो दोनों के लिए टोटल फ्लक्स तो इतना ही होता है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि इनसाइड ही क्लोज सरफेस के इनसाइड यदि कोई चार्ज हो तो टोटल फ्लक्स उस सरफेस से गुजरने वाला या क्रॉसिंग फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होता है। तो अब इस और पूछा है कि इससे कितना गुजरेगा जो गिवन क्यूब है, स्वाभाविक के 2 है तो 2 का आधा, इससे आधा गुजरेगा, आधा इस हाफ इससे जाएगा, तो हाफ मीन्स 1/2, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स 1/2 होगा। अब 1/2 हो गया, फिर से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन फेस ऑफ द क्यूब, तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये देखना पड़ेगा कि जैसे इसमें आउटर फेस कितने थे, पिछले क्वेश्चन में 6 थे, 6, तो 1/6 कर दिया। इसमें आउटर फेस कितने, इसमें कॉमनली है कि ये नीचे वाले क्यूब के ऊपर वाला और ऊपर वाले क्यूब के नीचे वाला दोनों कॉमन है, एक दूसरे से चिपक गए होंगे, दोनों कनेक्टिंग सरफेस जो होंगे वो इनसाइड हो जाएंगे, आउटर सरफेस नहीं होंगे। अब इसका मतलब है कि इसके 6 में से 5 आउटर होंगे और इसके 6 में से 5 आउटर होंगे, कुल मिलाकर के आउटर फेस कितने होंगे 10 होंगे, और हमको 1 से पूछा गया है 1 इसी से, तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई ये टोटल फ्लक्स जितना आता है क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो का 1/10 पार्ट होगा जो इससे क्रॉस होगा गिवन सरफेस से। सिमिलरली अगर मान लो इस चार्ज को, अगला क्वेश्चन, इस चार्ज को हम यहाँ न रख करके हम इस चार्ज को एक लाइन पर रखते हैं, लाइन ज्वाइनिंग दी सरफेसेस जिसको हम कोर कहते हैं। यदि हम कोर पे रख दें, कोर लाइन ज्वाइनिंग दी टू फेसेस, इस पर अगर रखा होगा तो सेम केस ऐसा ही, अभी आपने 2 क्यूब से गासियन सरफेस तैयार किया, अब अगर यहाँ रखोगे इसके ऊपर एक क्यूब रखोगे तब भी ये आउटर फेस पर कहलाएगा। जब तक आप इसके इस तरफ में 2 और नहीं रखेंगे, मतलब आपको 4 क्यूब से गासियन सरफेस तैयार करनी पड़ेगी, एक ऊपर, एक इधर लेफ्ट में और एक उसके लेफ्ट में, कुल मिलाकर के 4,
और 1 से कितना होगा फिर 1/4, मतलब इस क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स 1/4 Q/ε0 होगा, 1/4 Q/ε0। सिमिलरली अब ये देखिए कि अगर मान लीजिए 4 क्यूब रखोगे तो ये ऊपर वाला भी कॉमन हो जाएगा और इस तरफ एक क्यूब रखे हो ये भी कॉमन हो गया। दैट इज आउटर फेस अब कितने बचेंगे, 6 में से ये 2 नहीं होंगे, ये इनर फेस हो जाएंगे। आउटर फेस एक क्यूब में 4 होंगे और टोटल फ्लक्स क्यूब कितने बनाए रखे हैं आपने गॉसियन सरफेस बनाने के लिए, 4 क्यूब रखे हैं। तो 1 से 4 खुले सरफेस हैं तो 4 क्यूब से 16 आउटर सरफेस होंगे और 1 से फ्लक्स इससे गुजरने वाला फ्लक्स पूछा गया आपसे, तो इसलिए 1/16 Q/ε0 होगा। इसी प्रकार से अब अगर मान लो अगला क्वेश्चन, उसी केस में हमने चार्ज को एक कॉर्नर पर रख दिया क्यूब के यहाँ पर, तो इस समय आपको गॉसियन सरफेस बनाने के लिए 8 क्यूब्स लगेंगे। कैसे लगेंगे, एक ऊपर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, मतलब 1 2 और 3, ये तीनों फेस को जब आप बंद करेंगे तभी ये क्यू चार्ज इनसाइड दी एरिया होगा, क्लोज सरफेस होगा। तो इसलिए अब इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, और कंप्लीट करने के लिए टोटल ये देखिए फिगर बनाया मैंने, एक इसके इधर में, लेफ्ट में, राइट में, ऐसे करते हुए आपको 8 क्यूब लगेंगे। तो कितना होगा फ्लक्स एक क्यूब से गुजरने वाला, द फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब इज 1/8 Q/ε0। और फिर 1 सरफेस से, किसी एक सरफेस से कितना होगा, इसके 3 सरफेस क्लोज हो गए, 3 बचे हैं, 3 आउटर सरफेस हैं, एक क्यूब के 3 आउटर सरफेस, तो 8 क्यूब्स के कितने हो जाएंगे, 24 आउटर आर ओपन सरफेसेस होंगे। तो एक सरफेस का होगा 1/24। इस प्रकार से ये एक और एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और है, इंटरेस्टिंग है। ये देखिए एक बाउल है, इस बाउल के सेंटर ओ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ टॉप ऑफ द बाउल, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द बाउल। तो पूछा यह है कि इस बाउल से कितना फ्लक्स जाएगा। तो देखिए ये बाउल था, अब इस बाउल को अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर चार्ज रखा है तो दैट इज ये बाउल यहाँ पर गॉसियन सरफेस नहीं है क्योंकि ये इनसाइड नहीं हो पाया है, तो इनसाइड करने के लिए आपको एक बाउल उल्टा और रखना पड़ेगा यहाँ। तो अब इस टोटल ये स्फेरिकल शेप हो गया, इसके अंदर सेंटर पर चार्ज हो गया प्लस क्यू, तो बाउल इसका आधा ही है, हाफ, इसलिए बाउल से कितना फ्लक्स जाएगा 1/2 Q/ε0। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, आज जितने एग्जांपल्स आपको गॉस थ्योरम के दिए गए हैं, मुझे लगता है कि यदि आप इनके एप्लीकेशंस को समझ लें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे न बने ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए तैयार करें और कंपटीशन की तैयारी में ये क्वेश्चंस निस्संदेह आपको सहयोग करेंगे।